फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बायोलॉजी को 90 डेज प्लानर के अंतर्गत। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जगत वर्गीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर एच व्हिटेकर द्वारा सुझाया गया 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस मानदंड पर आधारित नहीं है। तो आपको नहीं की पहचान करनी है। तो देखिए, प्रजनन का तरीका, शारीरिक जटिलता, पोषण का तरीका, ये सभी मानदंड पर आधारित है। नहीं की बात हो रही है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुस्पष्ट रूप से परिभाषित केंद्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ये 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आर एच व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? तो 1969 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने सजीव जगत को निम्न में विभाजित किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमल एवं प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमल एवं प्लांटी में विभाजित किया था। वर्गीकरण के क्या क्या आधार थे, आपको ध्यान रखना है। सेल संरचना, शारीरिक जटिलता, पोषण का तरीका, प्रजनन का तरीका, ये आधार थे वर्गीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो इसमें देखिए, सी सही हो जाएगा। मोनेरा का क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा नीले हरे शैवाल। ठीक है, मोनेरा का माइकोप्लाज्मा नीले हरे शैवाल इसके अंतर्गत आता है। बैक्टीरिया की बात करें तो बी का 4 हो जाएगा। बेसिली कोसी स्पाइला। ठीक है, बैक्टीरिया बेसिली कोसिली स्पाइरिला, ये एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, सी की बात करें तो कवक हो जाएगा। मशरूम, फफूंद, ये सभी कवक हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आपको आएगा यूग्लेना, डाइनोफ्लैजेलेट्स प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं का वह समूह जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम है, उसे स्वपोषित जीवाणु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त सूची में आता है? तो आपको बताना है कि जीवाणु का ये कौन सा समूह है जो कि अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम है, उसे स्वपोषित जीवाणु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त सूची में आता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें ए सही हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर्स 2-3 बार बोलिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, इसमें तीनों सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला है, बैक्टीरिया का उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, लैक्टिक एसिड और दही जैसे उपयोगी उत्पाद बैक्टीरिया के उपयोग से बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है, बैक्टीरिया का उपयोग टीकों की तैयारी में भी किया जाता है, तो ये भी सही है, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं, गलत हैं। इसमें गलत कथन की पहचान करनी है, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला है, इसे नीले हरे शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है, नीले हरे शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। दूसरा है, ये प्रकाश स्वपोषित जीव हैं जो अधिकतर मीठे पानी में पाए जाते हैं, तो ये दोनों सही हैं। गलत की पहचान करनी है तो 3 सही हो जाए, इसमें सही होगा। 3 नंबर गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, तो 3 गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल 3 इसमें गलत हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। वे ऑटोट्रोफिक जीव हैं जो ज़्यादातर ताज़े पानी में पाए जाते हैं। नीले हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जो उनकी वृद्धि और कोशिका विभाजन में मदद करता है, अतः कथन 1 और 2 सही हैं। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये आदिम जीव हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यूकैरियोटिव दिया था ना उसमें, तो प्रोकैरियोट्स आपको ध्यान रखना है।
इन जीवाणुओं के कोशिका द्रव में झिल्ली से बंधे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो आपको ध्यान रखना है मोनेरा के अंतर्गत आता है माइकोप्लाज्मा, मोनेरा श्रेणी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा आता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा मोनेरा श्रेणी में आता है। ये सीवेज के पानी, मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। सीवेज के पानी, मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि मोनेरा श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सबसे छोटे स्वतंत्र रहने वाले सूक्ष्मजीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्परगिलस एक कवक है जिसे आमतौर पर ब्लैक स्मोगी या ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त के लिए जिम्मेदार हैं? तो आपको बताना है कि कौन से जिम्मेदार हैं। कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं दिया हुआ है, सभी सही हैं। चलिए पढ़ते हैं। एस्परगिलस में प्रजनन की प्रकृति अलैंगिक है। इसका उपयोग मादक पेय पदार्थों की तैयारी में किया जाता है। इनसे मनुष्य में कैंसर हो सकता है। तो सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। भोजन के खराब होने के अलावा यह फेफड़े या प्रासंगिक संक्रमण का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है। तो देखिए ये तो सही है, लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है। आर कारण देखते हैं, लाइकेन कवक और शैवाल का अस्थायी संयोजन है। तो देखिए इसमें दोनों सही दिया हुआ है। इस तरह से ये व्याख्या लेकिन नहीं कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल का अस्थायी संयोजन है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से जीव की मिट्टी रहित सतह पर जीवित पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए सबसे अधिक संभावना की बात हो रही है, सबसे अधिक संभावना की बात है, तो इसमें आपको सही उत्तर लाइकेन और मॉस हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए फर्न सामान्यतः समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों के जंगलों में पाए जाते हैं। फर्न कहाँ पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जंगलों में। मॉस एक फूल रहित पौधा है जिसमें वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। यह चट्टानों पर उगता है। मॉस कहाँ उगता है? तो ये चट्टान पर उगता है और ये इसमें वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, फूल भी नहीं होता है इसमें। लाइकेन एक कवक और एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी बनाते पत्थर पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं और पेड़ों के छाल पर उगने वाले को लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहते हैं। कवक मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और उनमें से उनको अवशोषित करते हैं, इसलिए उनका पोषण मृतजीवी प्रकृति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराजा को निम्नलिखित में से किसके रूप में सही ढंग से वर्णित किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है कवक और जड़ों के बीच सहजीवी संबंध के रूप में माइकोराजा को वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन गलत हैं। कुछ कवक प्रकृति में खाद होते हैं, ए है, बिल्कुल सही है। बी है, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं, तो बिल्कुल सही है। सी लेकिन आपको सही नहीं दिया हुआ है, कोशिका भित्ति एनीमिया में मौजूद होते हैं, तो ये गलत है। गलत कथन की पहचान करनी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी और विषमपोषी पोषण पद्धतियाँ होता है, तो बिल्कुल सही है। डी भी सही है। सही उत्तर सी हो जाएगा क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। उल्वा का सही जोड़ी हो जाएगा खाद्य समुद्री शैवाल।
नोस्टॉकस नाइट्रोजन की कमी वाले वातावरण, अगर अगर ये जेली और कस्टर्ड हो जाएगा। क्लोरेला की बात करें तो एंटीबायोटिक दवा हो जाएगा। ठीक है, ये सही सुमेलित जोड़े हैं, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह से के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खमीर म्यूकर, मशरूम आदि में पाया जाने वाला पोषण का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मृतजीवी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मृतजीवी मृत एवं सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से पोषण तत्वों को अवशोषित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रसायनों में तोड़ देते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने और उपादेय कार्य करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इनमें पत्तियां, जड़ें और तने नहीं होते, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। मृतजीवी, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। सबसे उपयुक्त तरीका मृतजीवी है। देखिए मशरूम, म्यूकर, खमीर, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, पत्ते भी इनमें नहीं होते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट जगत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए आपको बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं। क्रिप्टोगैम में भी पद हैं जिनमें बीज नहीं होते, बिल्कुल सही है। फेनरोगम में भी पद हैं जिनमें बीज होते हैं, तो ये दोनों सही हैं। फेनरोगम में बीज होते हैं लेकिन क्रिप्टोगैम में बीज नहीं होते हैं। तीसरा गलत है इसमें। शैवाल थैलोफाइट्स समूह से संबंधित है जो कि फेनरोगेम्स का उपजगत है। 3 गलत दिया हुआ है। आपको बताना था कि कितने जोड़े सही हैं, तो इसमें आपको 2 सही हैं। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रिप्टोगैम ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, वे बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं बिना फूलों या बीजों का। सभी क्रिप्टोगैम को कवक की तरह पादप जगत का हिस्सा नहीं माना जाता है, उन्हें एक अलग जगत माना जाता है जो जानवरों से अधिक निकटता से संबंधित है। और नीले हरे शैवाल को अब बैक्टीरिया का एक संघ माना जाता है। फेनरोगम की बात करें तो ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज होते हैं। इन पौधों में सुविभेदित प्रजनन ऊतक होते हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनरोगेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें आपको ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। लाइकेन बिल्कुल ये तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, बाकी सभी सही दिया हुआ है। वे कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां 12 सींगों द्वारा खाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रति संवेदनशील हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कैरेजेनन उत्पन्न करता है? तो देखिए इसमें लाल शैवाल है जो कि कैरेजेनन उत्पन्न करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाल शैवाल समुद्री जल में 30 से 90 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये चट्टानी पत्थरों से जुड़े होते हैं और इनका लाल रंग फाइकोएरिथ्रिन की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है। लाल शैवाल का महत्व इस प्रकार है। क्या है महत्व, ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए यह खाने योग्य है और जापान में इसे चावल के साथ खाया जाता है। फाइकोकोलॉइडस विली प्रोटीन का निष्कर्षण निकाला जाता है जिसका उपयोग गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। कैरेजेनन का निष्कर्षण चॉकलेट, आइसक्रीम को पायसीकृत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरे शैवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरा रंग भूरे रंग के जैंथोफिल फेइकोजैंथिन की बड़ी मात्रा के कारण होता है, बिल्कुल सही है। ये आयोडीन और सोडा के समृद्ध स्रोत हैं, दोनों सही हैं। 3 गलत हैं। कलरेला और क्लेमाइडोमोनस पूरे भूरे शैवाल के उदाहरण हैं। 3 नंबर गलत हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सही सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको बताना है कि कौन सी सूची सही है। तो देखिए हाइड्रोफाइट्स आपको पता है पानी में, हाइड्रोफाइट्स पानी में या पानी के ऊपर उगता है, पानी पर उगता है। मेसोफाइट की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है ये गर्म क्षेत्रों में उगता है। हेलोफाइट की बात होगी तो आपको याद रखना उस नमक सांद्रता वाले क्षेत्रों में बढ़ता है। जीरोफाइट शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, जीरोफाइट की बात होगी तो ध्यान रखना है शुष्क क्षेत्रों में उगता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संघ के सदस्यों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है।
वे आमतौर पर समुद्री और अधिकतर विषम जानवर होते हैं। शरीर को स्पोंजिन फाइबर से बने कंकाल द्वारा सहारा दिया जाता है। अंडे और शुक्राणु एक ही व्यक्ति द्वारा उत्पादित होता है। ये विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से और युग्मकों के निर्माण द्वारा लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ऊपर वर्णित संघ की पहचान करें तो देखिए, स्पंज की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है ये पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। पोरीफेरा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर कुल नामित प्रजातियों में से 2/3 इसी संघ से संबंधित है। इस संघ की पहचान करें तो ऑर्थोपोडा का बहुत ही बड़ा संघ है। ठीक है, ऑर्थोपोडा बड़ा संघ की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है ऑर्थोपोडा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑर्थोपोडा वह संघ जिसमें कीट, एराकिनिड, क्रस्टेशियन और माइरीपोड शामिल हैं। पृथ्वी पर जानवरों का सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह है। ऑर्थोपोडा की प्रमुख विशेषता की बात करें तो विशेषता आपको ध्यान रखना है। ऑर्थोपोडा में काइटिन से बना एक कठोर वान्हा कंकाल होता है जो सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। दूसरा है, उनके शरीर कई खंडों में विभाजित होते हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। तीसरा है, निषेचन आमतौर पर आंतरिक होता है। चौथा है, सबसे बड़ा समूह जिसमें भृंग, तितलियां, मधुमक्खियां, चींटियां और मक्खियां शामिल हैं। क्यूलेक्स और एंड्रिज नामक वेक्टर भी इसी संघ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर जलीय और स्थलीय आवासों में रह सकते हैं। उभयचर किसके माध्यम से श्वसन करते हैं तो आप सभी को पता है, फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, ये सभी के माध्यम से उभयचर हैं श्वसन करते हैं। ये जल स्थल दोनों पर रहते हैं। ठीक है, उभयचर की विशेषता की बात करें तो उभयचरों की त्वचा नम बिना सल्क वाली होती है। आगे देखते हैं, इनकी विशेषता इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्वसन गलफड़ों, फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से होता है। हृदय 3 कक्षीय, 2 अलिंद और 1 निलय होता है, जबकि स्तनधारी होते हैं जो मनुष्य उसके 4 होते हैं। ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। निषेचन वान्हा होता है। वे अंडप्रजक होते हैं और विकास अप्रत्याशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूचियों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कौन से युग्म सही है, कौन से युग्म सही हैं तो इसमें से कितने युग्म सही हैं तो चारों सही दिया हुआ है। मच्छर की बात करें तो मैमेलिया वर्ग है। बिल्ली इचिनोडर्मेटा, स्टारफिश, रेप्टिलिया, ठीक है, पेंगुइन, एवस, ये सभी सही दिया हुआ है, चारों इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्लोस लिनुस वर्गीकी के जनक हैं। लिनियस ने 1969 में सभी जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया था। तो देखिए, इसमें लीनियस के द्वारा नहीं विभाजित किया गया था, हम लोग ऊपर प्रश्न देखे थे, व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। इस तरह से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 से अधिक जोड़े सही सुमेलित हैं। 2 से अधिक जोड़े सही सुमेलित हैं। क्या क्या सही है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 1, 2 और 3 सही हैं। इसमें 1, 2, 3 सही हैं। अर्ध तरल और जटिल प्रणाली जहाँ सभी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं। प्रोटोप्लाज्म, कोशिका में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला, चयापचय, ठीक है, आंतरिक स्थितियों को बनाए रखकर स्थिरता, होम्योस्टेसिस, न्यूक्लियोसस द्वारा निर्मित और बिना किसी झिल्ली के कोशिका द्रव्य में मौजूद राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन सही दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा में तोड़ देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए इसके कारण अगर गलत हैं तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर कारण गलत हैं तो सी सही होगा। अभिकथन एक सत्य है और कारण आर असत्य हैं। क्या सही है चलिए देखते हैं। देखिए माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइक्रोकांडिया में ऊर्जा का संश्लेषण होता है। ऊर्जा एटीपी या एडोनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती हैं। कारण गलत है। यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड और एडोनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा में तोड़ता है। माइक्रोकांडिया में एक बाहरी और आंतरिक झिल्ली होती हैं, ठीक है। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में पाचना भोजन का भंडार, इसमें आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। तो देखिए सही यहाँ पे सुमेलित दिया हुआ है। कोशिकाओं में पाचना लाइसोसोम, भोजन का भंडार रिक्तिकाएं, प्राणियों में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम, पैकिंग और संश्लेषण की बात होगी तो गोल्जी उपकरण ध्यान रखना है। पौधों और पशु कोशिकाओं में दोनों में चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका निम्नलिखित में से किस कथन में परिलक्षित होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया प्रणाली हैं। सही कथन हो जाएगा वे प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रणाली है। देखिए मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका है कि वे प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों सही हैं। देखिए पहला है पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती हैं। तो सही है, बिल्कुल सही है। प्राणी कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल पादप में ही होती हैं। पादप कोशिकाएं आमतौर पर प्राणी कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, बिल्कुल सही है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। तो इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण रोग और वान्हा रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। तो देखिए श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC व्हाइट ब्लड से लिए संक्रामक रोग और वान्हा रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोनिन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोबेस को संदर्भित करता है, न्यूक्लियोबेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो एक इसमें सही दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। क्या है देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वास्तविक नाभिक मौजूद होता है जिसमें नाभिकीय पदार्थ एक नाभिकीय आवरण द्वारा बंध कर नाभिक बनाता है। नीले हरे शैवाल बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। तो बिल्कुल गलत है, उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए नील हरित शैवाल जीवाणु और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोई वास्तविक नाभिक नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में कोशिका नहीं होते हैं और नाभिकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का पहचान करना है। कौन से युग्म है जो कि सही सुमेलित हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। देखिए कोशिका की आंतरिक सामग्री की रक्षा करता है और एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कौन प्लाज्मा झिल्ली प्रदान करता है, इसकी विशेषता है विभिन्न चयापचय गतिविधि के लिए साइटोप्लाज्म के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसमें DNA होता है और कोशिका की कोशिकीय गतिविधि को नियंत्रित करता है न्यूक्लियस। कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है साइटोस्केलेटन ये कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सही सुमेलित करना है। तो देखिए चलिए इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। कोशिकाओं की ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। कोशिकाओं की आत्मघाती शैली लाइसोसोम को। पहले कण की बात करें तो राइबोसोम, वायरस का प्रोटीन कैप्सिड हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है। देखिए
गोल्जी बॉडीड को कोशिकाओं की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन को साँटती हैं तथा कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन की परिवहन या कोशिकाओं से उत्सर्जन में मदद करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्मघाती शैली कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम फटकर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के पाचन के लिए पाचक एंजाइमों का स्राव करती हैं, इसलिए कहा जाता है। राइबोसोम को पायलट कण कहा जाता है क्योंकि उनमें झिल्ली नहीं होती हैं और वे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है वायरस की प्रोटीन और कैप्सिड कहा जाता है। वायरस की प्रोटीन को कैप्सिड कहा जाता है। वायरस जीवन के सिद्धांत का अपवाद है। उनके पास कोशिका संरचना नहीं होती है, उनके पास डीएनए या आरएनए या प्रोटीन होता है। वे केवल मेजबान कोशिकाओं में ही प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें दो, एक और दो दोनों सही हैं, ये सही हो जाएगा। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, सही है। प्लाज्मोडेस्माटा को दो कोशिकाओं के बीच प्रसारण के माध्यम से पदार्थों की आवाजाही में मदद करता है, बिल्कुल सही है। पेंगुइन के अंडे दुनिया की सबसे बड़ी और भारी कोशिका है, तो ये गलत है, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे दुनिया के सबसे बड़े और भारी अंडे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका द्विगुणन की प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका दो आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिससे द्विगुणित कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं माइटोसिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोसिस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जीवित जीवों की एक विशिष्ट विशेषता है? तो देखिए आसपास की घटनाओं की धारणा और उनकी स्मृति, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो देखिए न्यूक्लियर झिल्ली ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रुक्ष अतः प्रद्रवी जालिका में नहीं पाया जाता है? तो देखिए सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, फास्फोलिपिड संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिकाओं से संबंधित है? यहाँ पर पादप कोशिका की बात हो रही है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, झिल्ली बंदी होती हैं और इनमें जल एवं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कि कथन सही है कौन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन कोशिका की आनुवंशिक इकाई है जो डीएनए के विशिष्ट खंड के सुपर कोइलिंग से बनी है, ये सही हो जाएगा। दूसरा भी सही है, जीन कोशिका की आनुवंशिक जानकारी ले सकते हैं। एक और दो दोनों सही है, इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें और प्रजातियों का उनके संबंधित वैज्ञानिक नामों से मिलान करें। तो इसका सही उत्तर 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 यानी कि आम मैग्नीफेरा इंडिका सही है। मनुष्य का होमो सेपियंस आप सभी को पता है। देखिए बाघ का राणा टिग्रीना दिया है जो कि गलत है, पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाघ की बात करें तो बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, मनुष्य का होमो सेपियंस, मेढक का राणा टिग्रीना, बिल्ली का फेलिस कैट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए कितने कथन गलत हैं, चलिए देखते हैं। उत्तक कोशिकाओं के समूह होते हैं जो आकार, आकृति और उत्पत्ति में समान होते हैं, बिल्कुल सही है। हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो उत्तकों के अध्ययन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तीसरा है संवर्धनी पौधे में जल फ्लोएम उत्तकों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो देखिए फ्लोएम यहाँ पर नहीं होगा, जाइलम से जल ऊपर बढ़ता है, ठीक है। फ्लोएम से तो खाद्य पदार्थ जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। इसमें केवल एक गलत है क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी है। 3 इसमें गलत दिया हुआ है, बाकी के दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोकैरियोट्स और कई यूकैरियोट्स के लिए आम है। तो देखिए इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति की उपस्थिति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर माइक्रोकॉन्ड्रिया से भिन्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में लिपिड अणु किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं। आपको ध्यान रखना है, सीखना अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संश्लेषित होते हैं कोशिका में लिपिड अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के कारण लाइसोसोम का उदय हुआ। तो ध्यान रखिएगा, गोल्जी कोई के कारण ये लाइसोसोम का उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। विकल्प में दिए गए निम्न कारणों का सही कारण चयन करना है। तो देखिए पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें सही दिया हुआ है, ए सही है। पहली बार मृत कोशिकाओं को देखने के बाद रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द गढ़ा, बिल्कुल सही है। मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं एक कोशिका का एक उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकती है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होती हैं। तो नहीं, ये एक कोशिकीय जीव होती हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसी सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत कथन की पहचान करनी थी। डी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। गलत कथन की पहचान करनी है, ये सही हो जाएगा, गोल्जी काय राइबोसोम के निर्माण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन से कथन गलत हैं। तो देखिए 2 और 3 इसमें गलत हैं। पशु कोशिका में प्लास्टिड मौजूद नहीं होते, बिल्कुल सही है, नहीं होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं, ये दोनों गलत हैं। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या सही है। प्लास्टिड एक झिल्लीबद्ध अंगक है जो केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, पशु कोशिका में नहीं। कथन एक सही नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की मुख्य साइट प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं और आमतौर पर जड़ों में पाए जाते हैं, अतः कथन 2 गलत हैं। क्रोमोप्लास्ट अलग अलग रंग के प्लास्टिड होते हैं जो पत्तियों और फलों को रंग प्रदान करते हैं, अतः कथन 3 गलत हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की साइट है। क्लोरोफिल एक पौधे के क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। चूंकि प्रश्न का निर्देश गलत है इसलिए विकल्प डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सी सेल्यूलर संरचनाएं सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। इसमें 2 सही हैं। डीएनए जीवों में आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य नहीं करते हैं। कथन सही नहीं है, नहीं की पहचान करनी है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, डीएनए जीवों में आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर नहीं लगा हुआ है बल्कि कार्य करते हैं। ठीक है, पहला सही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, तो ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। नहीं की बात हो रही है, तो आपको 1 और 3 देखना है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रक्त के एक घटक प्लाज्मा के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए इसमें सही नहीं की बात हो रही है, तो बाकी के सभी सही हैं। यह लगभग 55% रक्त का गठन करता है और इसमें 3 प्रमुख प्रोटीन होते हैं। दूसरा है, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। सीरम क्लॉटिंग कारणों से रहित प्लाज्मा है, तीनों सही हैं। बाकी ग्लोबुलिन ऑस्मोटिक संतुलन के नियमन में मदद करता है, तो ये सही है, डी सही है क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका रीज़न है सिंपल सा, उनके रक्त में एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपको सही कथन की पहचान करनी है।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों सही हैं। डीएनए का संरचना मॉडल वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन से बेस के लिए हाइड्रोजन बंधन एडेनिन को गुआनिन के साथ जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। देखिए, डीएनए का संरचनात्मक मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था, सही, ये सही है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव रखा। नाइट्रोजन आधारों के बीच हाइड्रोजन बंधन, ये सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए डबल हेलिक्स में नाइट्रोजन बेस यानी कि थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन को एक साथ रखने में महत्वपूर्ण निभाता है। नेक्स्ट है, एडेनिन को गुआनिन के साथ जोड़ा जाता है, गलत है। डीएनए में एडेनिन को थाइमिन के साथ जोड़ा जाता है। डीएनए की हाइड्रोफिलिक्स प्रकृति हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के साथ फॉस्फेट समूह के साथ होती है, विशेष रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण नहीं। ठीक है, आरएनए फॉस्फेट, राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस यूरैसिल एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन से बना एक स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड है। यह केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। तो आपको ध्यान रखना है, आरएनए नाभिक में पाए जाने वाले डीएनए से साइटोप्लाज्म तक संदेश लाता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। टीआरएनए की बात करें तो अमीनो एसिड ले जाता है और इसे राइबोसोम में स्थानांतरित करता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो के प्रति फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।